हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान अफगानिस्तान में स्थित है? तो मुंडी गाक हो गया, मुंडी गाक और शुर्तगोई, ये दो स्थल जो हैं वो अफगानिस्तान में स्थित है। और यहाँ पर व्याख्या में सुतका को दिया है, लेकिन सुतका को जो है वो पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, मुंडी गाक। व्याख्या देखते हैं। सन 1921 और 22 में आज तक होने वाले पुरातात्विक खोजों से सैंधव सभ्यता का दायरा काफ़ी बढ़ गया है। अब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिसे हम सैंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं वो एक ऐसी सभ्यता थी जो विस्तार की दृष्टि से मेसोपोटामिया और मिस्र आदि की समकालीन सभ्यताओं की तुलना में अत्यंत विस्तृत थी। पाकिस्तान और भारत, इन दो देशों में इसका विस्तार मिलता है, किंतु अफगानिस्तान में भी सिंधु सभ्यता से संबंधित मुंडी गाक और सुतका को, तो सुतका को मैंने बताया था कि पाकिस्तान में, तो ये गलत हो जाएगा, पूरा स्तर खोजे गए। तो मुंडी गाक हो गया एक। शुर्तगोई जो है वो अफगानिस्तान में है। आगे देखते हैं। तो सूचियाँ दी गई हैं दो, उसका हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो सिंधु नदी के बाढ़ के आने के कारण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। बाह्य आक्रमण को कहा है किसने? जॉन मार्शल और मैके ने। बाह्य आक्रमण मार्शल और मैके ने। जलवायु परिवर्तन किसने कहा है? तो जलवायु परिवर्तन राइकस और डेल्स ने कहा है। भूतात्विक परिवर्तन, तो ये कहा है स्टुअर्ट पिगट ने। तो इस हिसाब से जो कूट बनेगा यहाँ पर वो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और सॉरी, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। तो फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर मार्शल एवं मैके ने नदियों के बाढ़ आने को सभ्यता पतन कहा है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, यानी कि जो सिंध नदी की बाढ़ वो है मार्शल और मैके। बाह्य आक्रमण जो है वो हो जाएगा बाह्य आक्रमण गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। जलवायु परिवर्तन ये हो जाएंगे आरएल स्टीन। और भूतात्विक परिवर्तन ये हो जाएंगे हमारे राइकस डेल्स। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। बाह्य आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक, तो ये इस हिसाब से डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बाकी व्याख्या देखते हैं। मार्शल एवं मैके ने नदियों के बाढ़ आने की सभ्यता का पतन का कारण बताया है। गार्डन चाय और मार्टिनर व्हीलर कहते हैं कि सैंधव सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण है। मार्शल मैके कहते हैं कि नदियों के बाढ़ से, मैके और मार्शल कहते हैं कि नदियों के बाढ़ से ये पतन हो गया। और गार्डन चाइल्ड और व्हीलर कहते हैं कि सैंधव सभ्यता के पतन का बाहरी लोग आए और यहाँ पर ये सभ्यता खत्म हो गई। आर्लेन स्टीन कहते हैं कि इसका परिवर्तन जो है, मतलब इसका विनाश जो है जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। राइक्स एंड डेल्स ने सैंधव सभ्यता के विनाश का भूतात्विक परिवर्तन को माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यज्ञ में 25 यूपों का प्रयोग होता था? तो पुरुष में यज्ञ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष में यज्ञ में 11 अथवा 25 यूप बनते थे, जिसमें मध्य पुरुषों को बांधा जाता था। तत्पश्चात इन पुरुषों को पर्यानीकरण होता था। पर्यानीकृत मानव बंधन मुक्त कर दिए जाते थे और शेष जो है अपरिणीकृत मनुष्यों को, जिनकी संख्या 11 होती थी, क्या दे दी जाती थी? बलि दी जाती थी। तो ये पुरुष में यज्ञ था। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है? तो सोम यज्ञ जो है वो अग्निष्ठोम जो है सोमयज्ञ माना जाता है। सोमयज्ञ 7 प्रकार के होते थे, जो इस प्रकार हैं। तो सोमयज्ञ कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। अग्निष्ठोम, ज्योतिष्ठोम, अत्यानिष्ठोम, उक्तयम, षोडशिन, वाजपेयी, अतिसत्र और आप्तोमर्य। अग्निष्ठोम का वास्तविक कर्म केवल 1 दिन का होता था, जिसमें प्रातः, दोपहर और शाम को सोम पीसा जाता था और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जेतवन विहार का प्रतिनिधि है? तो सहेत जो है वो जेतवन विहार का प्रतिनिधि करता है, सहेत। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघों के आचरण और नियमों का संकलन किसमें हुआ है? तो विनय पिटक में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 पिटकों में बांट दिया गया था, विनय पिटक, सूक्त पिटक, अभिधम पिटक। तो विनय पिटक में आचार जो भी है, संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह किया गया है। सूक्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश का संग्रह है। अभिधम पिटक में इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, वज्र छेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो महायान से है वज्र छेदिका। बसु बंधुकृत वज्र छेदिका ग्रंथ बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय से संबंधित है। इसमें विज्ञानवाद का विकास दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शैव आचार्य थे? तो कुलशेखर, भूत योगी, ये सारे, सुंदर मूर्ति जो हैं वो शैव आचार्य थे, शैव आचार्य। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। उत्तर भारत के साथ ही दक्षिण भारत में शिव पूजा का व्यापक प्रसार था। दक्षिण भारत में भी शैव धर्म का प्रचार नारों संत द्वारा किया गया। नारों की संख्या जो है 63 बताई गई है, जिसमें अपर, तिरु ज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति, माणिक्य, वागचार आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो बिल्कुल हमें नाम जो है बिल्कुल हमारे टिप्स पर हमें होने चाहिए याद, तभी हम ऐसे क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इनकी जो नारों की संख्या वो 63 है। और मेन कौन से हैं? अपर हो गया, तिरु ज्ञान हो गए, संबंदर हो गया, सुंदर मूर्ति हो गए, माणिक्य, वागचार हो गए। सुंदर मूर्ति का जन्म नावलूर के एक निर्धन सुंदर मूर्ति का जन्म जो है नावलूर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण जो है नरसिंह मुवेदरेयन नामक सेनापति ने किया था। सुंदर मूर्ति को ईश्वर मिश्र की उपाधि से संबोधित किया गया है। आगे देखते हैं, अशोक के तृतीय शिलालेख में जिन 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, तो अशोक के तीसरे शिलालेख में तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। तो तीसरे शिलालेख में युक्त, रज्जुक एवं प्रादेशक का नाम मिलता है। अशोक के शिलालेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदों का या पदाधिकारियों का नाम उल्लेख है। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। अशोक के 12वें शिलालेख में भी पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। तो एक तीसरा हो गया और 12वां हो गया, जहाँ पर उसके प्रशासनिक पदाधिकारियों के नाम का उल्लेख किया गया है। तो तीसरा हो गया और 12वां हो गया। धम्म हो गया, महामात्र हो गए, स्त्री अध्यक्ष महामात्र और ब्रजभूषिक महामात्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन शिलालेख जो है 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारक के भेजने का वर्णन करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 13वां शिलालेख। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ विदेशों में भी प्रचारकों को भेजा। 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनके राज्यों में उनके धर्म प्रचारक भेजे गए, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा जो है पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल याद है। अंतियोग जो है सीरियाई नरेश था। भय जो है मिस्र नरेश था। अंतिकीनी जो है मेडिसोनिया का राजा था। मगे जो है एपीरस अलकसुंदर जो है सीरीन का था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कौन कहलाता था? तो वाणिज्य अधीक्षक जो है वो पर्णाध्यक्ष था। पर्णाध्यक्ष जो है वाणिज्य अधीक्षक कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में सीता से क्या तात्पर्य? तो सीता जो है राजकीय भूमि का राजस्व था। राजकीय
भूमि का राजस्व, मतलब राजा के पास जितनी भूमि थी उससे कितना राजस्व होता था, उसको सीता कहा जाता था। आगे देखते हैं व्याख्या। अर्थशास्त्र में राजस्व का विस्तृत वर्णन किया गया है। खानों, वानों, वनों, चारागाहों, व्यापार, दुर्ग आदि से होने वाली आय से राजस्व में वृद्धि की जाती थी। राजा की अपनी भूमि या भू संपदा से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर का अर्थ था। तो एक आपात कर, एक आपात कर। मौर्य काल के समय आपत्ति के समय प्रणय कर लिया जाता था, मतलब जब बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, आपत्ति आ गई, तो उस समय प्रणय कर लिया जाता था। आगे है, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी क्या कौन था? तो रूपदर्शक जो है सिक्कों का परीक्षक, सिक्कों का परीक्षक जो है रूपदर्शक कहलाता था। तो अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल का भी उल्लेख मिलता है, जिसका अधीक्षक राजकीय टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष होता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी रूपदर्शक कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे मिस्र के टालमी डिलाफिल्डस ने राजदूत के रूप में भारत भेजा था? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डायोनीसियस। मिस्र के टालमी डिलाफिल्डस जो हैं डायोनीसियस को भारत में भेजा था राजदूत के रूप में। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में राजसभा में भेजा था, और मेगास्थनीस के स्थान पर, जो कि मतलब पहले मेगास्थनीस था और फिर ये जो है डायमेकस हो जाता है, डायोनीसियस। आगे प्लिनी हमें बताता है कि मिस्र के राजा टालमी द्वितीय डिलाफिल्डस ने डायोनीसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। आगे है, श्वेत लोहों का संदर्भ देकर किसने प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य प्रस्तुत किया है? तो आंसर कार्टियस हो जाएगा। श्वेत लोहे का संदर्भ देकर प्राचीन काल में भारत में विकसित लौह प्रौद्योगिकी का साक्ष्य हमें कार्टियस देते हैं। कार्टियस सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मेगास्थनीस द्वारा वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्णों में सम्मिलित नहीं है? तो 7 वर्णों में जो सम्मिलित नहीं है, चूंकि मेगास्थनीस कह रहा है तो दास क्या है? सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने ये कहा है कि भारत में दास जैसा कुछ है ही नहीं है। तो यूनानी लेखक मेगास्थनीस भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता, जो इस बात का प्रमाण है कि भारत में दासों की दशा यूनान तथा रोम के दासों से कहीं अच्छी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक अपने मातृ नामों से लक्षित है? तो सातवाहन हो जाएंगे। सातवाहनों ने ही अपनी माँ का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा था, जैसे कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, इस तरह से नाम। तो व्याख्या देखते हैं। सातवाहन कालीन समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, कभी कभी शासन कार्यों में भी भाग लेती थी। नागानिका ने अपने पति की मृत्यु के बाद शासन का संचालन स्वयं किया था। वालश्री ने अपने पुत्र गौतमीपुत्र के साथ मिलकर शासन किया था। सातवाहन राजाओं के नाम का मात्र प्रधान होना स्त्रियों के सम्मानपूर्ण सामाजिक स्थिति का सूचक माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो तांबे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे शकों ने। तांबे के सिक्के सर्वाधिक शकों ने जारी किए थे। यदि भी उत्तर भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवन राजाओं ने करवाया था, तथापि उन्हें नियमित एवं पूर्ण रूपेण प्रचलित करने का श्रेय कुषाण राजाओं को दिया जाता है। कुषाण सत्ता में रोम तथा अन्य पाश्चात्य देशों के साथ भारत के व्यापारिक संपर्क बढ़ जाने के निश्चित माप के सिक्कों की आवश्यकता प्रतीत होती है। अतः कुषाण राजाओं ने विभिन्न प्रकार के स्वर्ण, ताम और रजत सिक्कों का प्रचलन करवाया था। कुषाणों ने ही सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलाए, जो 124 ग्रेन के थे। कुषाणों ने ही सबसे अधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो कुषाण यहाँ पे हो जाएगा, कुषाण।
तो यहाँ पर कुषाण है, बाकी आंसर में जो है डी ऑप्शन बता रहा है। तो इसको देखना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन को कि सबसे ज़्यादा जो है प्राचीन भारत में तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्योंकि आंसर कुछ और कह रहा है, व्याख्या कुछ और कह रही है, तो इसको हटा देते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी। तो यहाँ पर सही आंसर कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क ने अपने सिक्कों पर बुद्ध भगवान की जो है वो चित्रण किया था। कनिष्क के विस्तृत राज्य में जिन देवताओं की उपासना प्रचलित थी उन सब की आकृतियां उनकी मुद्राओं पर अंकित है। इसमें ब्राह्मण धर्म के देवता महासेन, स्कंद कुमार, विशाख, बिगाजो, उमा, वरुण, हिरोन तथा भावेश ओ येशो। बुद्ध देवता बौद्धों, सन मन बौद्ध यानी शाद्य, शाक्य मुनि बुद्ध और औद्धो भट्ट कम अद्भुत उद्रत बुद्ध, शाक्य और ईरानी देवता माइथ्रो और यूनानी देवता हेलियोस, सेलने, हेरेक्लीस आदि भी शामिल थे। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की क्या है यहाँ पर अंकित करवाई थी, जो कि यहाँ पर नाम दिया गया है। संगम साहित्य में वर्णित कनंगी क्या थी। तो कनंगी एक नायिका थी जिसमें शिलप्पदिगारम एक कहानी है तमिल काव्य की। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कनंगी संगम साहित्य के शिलप्पदिगारम की नायिका है। शिलप्पदिगारम निपुर की कहानी की रचना इंगालो आदिगल ने की थी। इंगालो आदिगल चेल शासक सेनगुटवन का छोटा भाई था। इस महाकाव्य का नायक कोवलन और नायिका कनगनी है। तृतीय तमिल संगम मदुरई में हुआ था। मदुरई, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संगम साहित्य में तीनों संगम का उल्लेख मिलता है। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए हैं। प्रथम संगम का आयोजन पांड्यों की राजधानी मदुरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अगस्त्यस ऋषि ने की थी। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम आलवई में किया गया। इसकी अध्यक्षता का श्रेय अगस्त्यस ऋषि को है। और तृतीय संगम का आयोजन मदुरा में हुआ था। इसके अध्यक्ष नकीर थे। तो पहली मदुरा में हुई थी, इसके अगस्त्यस ऋषि थे। द्वितीय कपाटपुरम अलेवई में हुई थी, इसके भी अध्यक्ष वही थे। और तृतीय के हैं, ये भी मदुरा में हुई थी और इसके अध्यक्ष नकीर थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से कौन देवगुप्त नाम से भी जाना जाता है। तो देवगुप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश का महान शासक था। चंद्रगुप्त को देवगुप्त, श्री देवराज के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त की रानी दत्त देवी का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम रजत मतलब चांदी की मुद्राएं किसने जारी की थी। तो आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। चंद्रगुप्त गुप्तकालीन रजत मुद्राओं के संदर्भ में एक ऐतिहासिक प्रश्न उठाया जाता है कि रजत मुद्राओं का प्रयोक्ता गुप्त सम्राट है या नहीं। तो रजत सिक्कों के निर्माण एवं निसृष्टि के पृष्ठभूमि में राजनीतिक परिस्थितियां क्रियाशील थी। गुजरात और काठियावाड़ चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जीत लिया गया था और इन क्षेत्रों के निवासी पहले से ही रजत मुद्राओं के व्यवहार से परिचित थे, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के पारवर्ती इन क्षेत्रों के शक क्षत्रपों शासकों ने रजत मुद्राओं को प्रचुर संख्या में जलाया था। इन नरेशों को विजित करने के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ की प्रचलित मुद्राओं के अनुरूप ही अपनी मुद्राओं को चलाया। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ही वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने तत्कालीन विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितियों के कारण रजत सिक्कों को प्रचलित करवाया। अगला क्वेश्चन है, बल्लभी संवत का तद्दात में क्या है। तो बल्लभी संवत जो है
उपयुक्त में से कोई गुप्त संवत में है, गुप्त संवत से है। बल्लवी संवत के विषय में अलबरूनी के विवरण से पता चलता है। वह लिखता है कि बल्लभ नामक राजा ने शक काल के 241 वर्ष बाद बल्लवी संवत का प्रवर्तन किया था। इस प्रकार इसकी स्थापना तिथि 78 241 319 ईस्वी निकाली। यही तिथि जो है गुप्त वंश की भी है। अतः दोनों संवत एक ही प्रतीत होते हैं। गुप्त युग में गुजरात के शासक गुप्त संवत का प्रयोग करते थे। इस प्रकार बल्लवी संवत का तादात्म्य गुप्त संवत से है। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो वही एरन अभिलेख से सर्वप्रथम हमें ये विवरण पता चलता है कि भारत में सती प्रथा क्या थी, प्रचलित थी। तो सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम उल्लेखीय प्रमाण गुप्त काल का है। 510 ईस्वी में एरन से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानु गुप्त का एक मित्र है, जिसका नाम गोपराज हूणों के विरुद्ध लड़ा और मारा गया। गोपराज फिर उसकी जो पत्नी है वो अग्नि में जलकर अपने आप को भस्म कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो शौलिक हो जाएगा, कर्णिक हो जाएगा, कर्णिक। गुप्त राजाओं ने भूमि के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया था। भूमि कर संग्रह करने के ध्रुवाधिकरण तथा भूमि अभिलेखों को सुरक्षित करने के लिए महाक्ष, पटलिक और कर्णिक नामक पदाधिकारी थे। न्यायाधिकरण नामक पदाधिकारी भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करते थे और शैलिक जो है नामक सीमा शुल्क का विभाग का अध्यक्ष था। समाहर्ता मौर्य काल में राजस्व विभाग का पदाधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भूमि निदानों की संख्या में वृद्धि हुई, जातियों की संख्या में वृद्धि हुई, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई और तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि होती है। तो आंसर हमारा केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। तो ये वाला जो है वह यहाँ पर सही नहीं है। भारतीय प्रायद्वीप के राजनीतिक इतिहास में ईसा की 6ठी शताब्दी के मध्य 550 लगभग शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य पूर्ण रूपेण छिन्न भिन्न हो गया। गुप्त साम्राज्य के पतन ने एक बार पुनः भारतीय राजनीति में विकेंद्रीकरण और विभाजन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। अनेक सामंतों एवं शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और सत्ता की दौड़ में तेजी से आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, नारद ने स्त्री को द्वितीय पति प्राप्त करने की अनुमति दी यदि उसका पति नपुंसक हो, जाति से पतित हो गया हो, मर गया हो, प्रव्रजित हो गया हो। तो यहाँ पर कूट दिए गए हैं, तो ए तो बिल्कुल सही है, ए 1 3 4। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सारे के सारे ऑप्शन जो है वो नारद कहता है अगर किसी स्त्री का पति जो है नपुंसक हो, जाति से पतित हो गया हो, मर गया हो या फिर उसने संन्यास ले लिया हो तो वो क्या है, दूसरा पति ले सकती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे व्याख्या भी यही है कि नारद के अनुसार 5 प्रकार की आपत्तियों में स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरा विवाह कर सकने की अधिकारिणी थी। नष्ट हो जाने पर मतलब मृत हो जाने पर, सन्यासी हो जाने पर, नपुंसक और पतित होने पर। पराशर भी इसका समर्थक करते। तो नारद हो गए, पराशर, ये दोनों समर्थक थे इस कथन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विधवाओं के मुंडन की संस्तुति की है? तो मनुस्मृति। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है, नाच धर्मशास्त्र लेखकों एवं उनके आश्रयदाताओं के युग में दिए गए हैं, गलत युग में निर्दिष्ट कीजिए। हेमाद्रि जो हैं
यादव गलत बताना है तो हेमाद्रि जो है यादव महादेव, लक्ष्मीधर जो है गोविंद चंद्र गढ़वाल, मिश्र जो है वीर सिंह बुंदेला, बल्लाल सेन जो है धर्मपाल। तो बल्लाल सेन जो है सेन वंश का शासक था। बल्लाल सेन स्वयं एक विद्वान था। उसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की तथा एक अन्य ग्रंथ अद्भुत सागर की भी रचना की थी, जिसको पूरा उसके लक्ष्मण सेन ने किया था। बल्लाल सेन का आचार्य अनिरुद्ध अपने युग का कांड विद्वान था। धर्मपाल पाल वंश का शासक था। उसने लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध बौद्ध विहारों की स्थापना की थी। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक राजवंश है और सत्ता केंद्र, मतलब कहाँ उसकी राजधानी हुआ करती थी। तो चालुक्यों, कल्याणी के चालुक्य, परमारधारा चालुक्य जो है अलहिंद पाटन, और प्रतिहार जो है कानकुब्ज यानी कन्नौज। तो इस हिसाब से जो है 5 2 3 4 5 2 3 4, तो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। साम्राज्य के लिए नवीं शताब्दी के 3 प्रमुख शक्तियां गुर्जर, प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट में जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ उसमें प्रतिहारों को ही सफलता प्राप्त हुई। कानकुब्ज कन्नौज के ऊपर प्रतिहारों का आधिपत्य हो गया। धारा नामक नगरी परमार वंश की राजधानी थी। गुजरात के चालुक्य वंश की राजधानी अलहिंदवाड़ा थी। चालुक्य कल्याणी चालुक्य वंश का सत्ता का केंद्र था। नवसहसांक चरित्र के रचनाकार कौन है? तो पद्म गुप्त हैं। नवसहसांक चरित्र जो है पद्म गुप्त इसके लेखक हैं। ऐतिहासिक कवियों में पद्म गुप्त जो है परिमल का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है, जो धारा के परमार वंशी शासक मुंज की राजसभा में निवास करते थे। उन्होंने नवसहसांक नामक चरित्र महाकाव्य लिखे, जिसमें मुंज और उसके भाई सिंधु राज्य के जीवन की घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। कालिदास के अनुकरण पर इस ग्रंथ की रचना भी वैदर्भी शैली पर हुई है। भाषा अलंकृत और हृदयवर्जक है। अगला है, धारा नगरी की स्थापना किसने की थी? तो धारा जो है भोज ने की थी। परमार शासक राजा भोज ने अपनी राजधानी उज्जैन से हटाकर धारा यानी शिप्रा नदी है, शिप्रा जिसको बोलते हैं, शिप्रा नदी के दाहिने किनारे पर एक नगर है जिसको धारा कहते हैं, और जो श्री घी विद्या और कला का केंद्र है तथा भारत की बौद्धिक राजधानी बन गई। सम्रांगण सूत्र, धारा और युक्त कल्पतरु के लेखक राजा भोज ने वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का केवल शास्त्रीय प्रतिपादन ही नहीं किया, अपितु उन्हें प्रयोग में लाते हुए अनेक सुंदर भवनों, नगरों और झीलों का निर्माण कराया। धारा नगरी सुंदर महलों और मंदिरों से नए सिरे से सजाई गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धर्मशास्त्र लेखकों में से किसने सती प्रथा को आत्महत्या कार्य कहकर अस्वीकृत कर दिया गया था? तो आंसर मेघातिथि। मेघातिथि कहते हैं कि जो सती प्रथा है वो आत्महत्या करने के बराबर है। तो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। भारत में पिछले सती प्रथा का कुछ लेखकों तथा भाष्यकारों ने विरोध किया। महान कवि बाण भट्ट इस प्रथा का विरोध करते हुए इसे महान मूर्खतापूर्ण कार्य बताते हैं जिसका कोई फल नहीं होता है। यह आत्महत्या है जिसका अनुगमन करने वाली स्त्री नरक गामिनी होती है, मतलब जो स्त्रियां ये करती हैं सती प्रथा वो नरक में जाती हैं, ऐसा मेघातिथि कहते हैं। मध्यकालीन टीकाकार मेघातिथि भी इसे आत्महत्या मानते हैं और स्त्रियों के लिए निषेध बताते हैं। देवांगन भट्ट का विचार है कि सती प्रथा होना विधवा के ब्रह्मचारी होने की अपेक्षा अधिक जघन्य होता है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी प्रकार का सोना के सिक्के किसने चलाए थे? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन साम। तो लक्ष्मी प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग जो है मोहम्मद गौरी ने किया था। उसके उत्तराधिकारी ने वृषभ तथा अश्वरोही शैली का आत्मसात किया था। तो मोहम्मद गौरी यहाँ पर नहीं है, तो मोहम्मद बिन साम यहाँ पर सही आंसर लगाया है।
आगे देखते हैं दक्षिण भारत की राजनीति से। तो निम्नलिखित में से वेंगी का कौन चालुक्य राजकुमार चोल सिंहासन पर आसीन हुआ था? तो आंसर कुलोत्तुंग प्रथम पूर्वी चालुक्य नरेश राज का पुत्र था, किंतु उसने चोल रक्त का भी मिश्रण था। उसकी माता राजेंद्र चोल की कन्या थी। उसका स्वयं का विवाह कोप्पम युद्ध के विजेता राजेंद्र द्वितीय की पुत्री से हुआ था। कुलोत्तुंग प्रथम ने अपने विद्रोहियों को दबाकर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंश का एक महान शासक था। चोल अभिलेखों एवं परंपराओं में उसे शून्य गमन विर्थ यानी करों को हटाने वाला कहा गया है कुलोत्तुंग प्रथम को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मेरु अभिलेख में सभा के गठन का विवरण किसके शासनकाल से संबंधित है? तो आंसर हमारा परांतक चोल हो जाएगा। परांतक चोल उत्तर मेरु से प्राप्त परांतक प्रथम कालीन 2 अभिलेख जो कि 919 और 921 में समिति के सदस्यों के निर्वाचन के सदस्य के कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तदनुसार समिति के सदस्यों को चुनने के लिए प्रत्येक गांव को 30 वार्डों में बांटा जाता था। ग्राम के लोग जो 35 से 70 वर्ष की आयु के होते थे, नेक होते थे, उनके पास 1/4 वेली अर्थात 1.5 एकड़ भूमि होती थी, जो एक वेद तथा उसके भाष्य के ज्ञाता थे और जिनके पास निजी आवास होता था, वे ही समिति के सदस्य होते थे। अपराधी, चरित्रहीन, समिति की आय व्यय में घोटाला करने वाला तथा शूद्रों के संपर्क से दूषित व्यक्ति सीमित समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। प्रत्येक वार्ड से एक व्यक्ति का चुनाव लॉटरी निकालकर किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में उडेकुट्टम अधिकारी का क्या कार्य था? तो चोल प्रशासन में उडेकुट्टम का जो काम था वो है राजा के आदेशों को लिपिबद्ध किया करता था। उडेकुट्टम राजा के आदेशों को लिपिबद्ध किया जाता था। चोल प्रशासन में सुविस्तृत अधिकारी तंत्र था, जिसमें विभिन्न दर्जे के पदाधिकारी होते थे। केंद्रीय अधिकारियों की कई श्रेणियां होती थीं, जिससे ऊपर की श्रेणी को पेरुंदनम तथा नीचे की श्रेणी को शिरुदनम कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उडन कुट्टम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। नील शास्त्री के अनुसार ये राजा के निजी सहायक थे, जो राजा तथा नियमित कर्मचारी तंत्र के बीच संपर्क कार्य करता था। उनका कार्य संबंधित विभागों के कर्मचारियों को राज्य की नीति बताना तथा राज्य को प्रांतों की आवश्यकता से अवगत कराना था। राज्य के प्रबंध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वाजपेयी यज्ञ किया था? तो प्रवण सेन यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए, प्रवण सेन। तो विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र तथा उत्तराधिकारी प्रवण सेन वाकटक वंश का शासक हुआ। वाकटक वंश का ये अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि प्रवण सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ के अतिरिक्त अन्य वैदिक यज्ञों का भी अनुष्ठान किया था। काकवण प्राचीन नाम है, तो काकवड़ जो है सांची का प्राचीन नाम होता है, सांची का। याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार शिलाहार राजा थे। अपराक्य कोंकण का प्रसिद्ध शिलाहार वंशी शासक था। उन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखी है। अगला क्वेश्चन, तो ये एंशिएंट के यहीं तक थे। अब हम मिडिवल के करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूजीसी नेट में सेम टू सेम आ जाते हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।